नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का नहीं होता है। नेताओं के वादे सिर्फ वादे ही होते हैं, लेकिन इसमें से कुछ लोग अपवाद होते हैं जो सिर्फ जनता के लिए काम करना चाहते हैं। उन्हीं में से एक हैं दीपक गौड़। मथुरा के एक छोटे से ब्लॉक हरा से निकले, सपना सिर्फ एक कि राजनीति में आकर जनता की सेवा करनी है, अपने गांव शहर का विकास करना है। और शायद यही वजह है कि इन्हें जनता का प्यार इतना मिला जो उनके अर्श से फर्श तक की कहानी साफ बयां करता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक गौड़ जी। राजनीति में इनका सफर कैसा रहा, इनसे जानेंगे। सबसे पहले दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। धन्यवाद साक्षी जी, आपके चैनल पे प्रथम बार मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं पहली बार आपके चैनल पे आया हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बिल्कुल आपको, दीपक आपके जी। चैनल दोनों को। सबसे पहला सवाल दीपक जी मेरा आपसे यही है कि आपका अब तक का सियासी सफर कैसा रहा है? देखिएगा साक्षी जी, मैंने अपने छात्र जीवन से राजनीति का मुझे ये कह लीजिए, या तो अपने दिल में कुछ ऐसी भावना थी कि मुझे कुछ करना है, जी। लोगों के लिए कुछ करूं, जिससे कि अपने लिए तो सभी करूं, कुछ करूं, लोगों के लिए कुछ कर पाऊं। तो मैं शुरू से ही छात्र जीवन से मैंने राजनीति की है, और उस राजनीति के दौर में मैंने समाजवादी पार्टी में विभिन्न पदों पे रहा, और अपने जो समाज है, ब्राह्मण सभा के कई पदों पे रहा, हम्म। और व्यापार मंडल में भी रहा। तो इन सबके जरिए मैंने हमेशा काम करने का, लोगों के प्रति जाने का, उनकी भावनाओं को जानने का, उनकी जरूरतों को जानने का मैंने कोशिश की। लेकिन आज जो परिदृश्य है राजनीति का, वो बिल्कुल एकदम अलग हटके हो गया है। अब तो जो भी है, चाहे वो मीडिया से लेके या नेताओं से लेके या आम जनता से, बिल्कुल रुख अलग हो गया है। क्यों? कि अब केवल लोग काम नहीं करना चाहते, बल्कि ज्यादातर वो ये करना चाहते हैं कि हमको क्या, ये नहीं सोचते क्या करना है, वो ये सोचते हैं क्या नहीं करना है और किसका नहीं करना है। हम्म। द्वेष भावना से जो काम करने का जो माहौल बना है इस बार देश में और प्रदेश में, ये बहुत गलत है। अब आप ये जी। समझिएगा कि जैसे मीडिया है, मीडिया एक हमारे संविधान का चौथा स्तंभ, बहुत मजबूत स्तंभ होता है। उसमें भी राजनीति है, ये आपने शायद देखा होगा। ये अर्नब उस मामले में जो कि आदित्यनाथ जी ने कहा, ये बहुत खराब गलत घटना है, बहुत गलत हुआ। आप ये बताइए, क्या उत्तर प्रदेश में इससे पहले पत्रकारों के साथ गिरफ्तारी नहीं हुई? कितने पत्रकारों के साथ अत्याचार नहीं हुआ, हत्याएं नहीं हुई? तब योगी जी कहाँ थे? तब योगी जी नहीं बोले। अर्नब गोस्वामी जी क्यों? कि वो, या आपने कभी उनकी डिबेट आप भी सुनती होंगी, मैं तो सुनता हूं, मैं भी देखता हूं। वो जब डिबेट करते हैं तो वो एक एंकर की तरह नहीं, बल्कि एक विपक्ष जैसे अगर उनके सामने बैठा हो तो वो इस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग बात करते हैं। कोई बीजेपी का नेता बैठ के बात कर रहा हो, वो उससे खुद बहस करते हैं। कभी उनसे सवाल नहीं पूछते, बल्कि ये बहस करते हैं कि आप ये कह रहे हैं गलत है। कभी आपने देखा है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अलावा कभी किसी पार्टी के बारे में, किसी भी पार्टी के बारे में अच्छाई की बात की हो? जिस वक्त बलरामपुर में और हाथरस में जो गैंग रेप की घटना हुई थी, जब मैं उनका चैनल लगाता था, मैंने कहा शायद आपको कुछ अर्नब जी बोलेंगे, लेकिन अर्नब जी पे सुशांत के अलावा कोई बात नहीं थी। केवल वो महाराष्ट्र की सरकार कैसे गिरे इसमें लगे हुए थे। उनको लगाया गया था कि महाराष्ट्र की सरकार, आपको इस तरीके से जनता में माहौल व्याप्त करना है कि महाराष्ट्र की सरकार गिर पाए। अब भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की इन्होंने सरकार गिरा दी। जी। राजस्थान में गिराने की पूरी कोशिश की, वहां नहीं गिर पाई। महाराष्ट्र में पूरी कोशिश की, नहीं गिर पाई। ये बहुत गलत है आजकल। और आज की राजनीति का जो परिदृश्य है, वो काम करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों को गिराने के लिए हो रहा है। इससे ना जनता का भला हो रहा, ना आम आदमी का भला हो रहा, ना किसी का भला, ना अधिकारी का, हर हर वर्ग के लोग परेशान बस। बिल्कुल दीपक जी, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी वापस आ पाएगी? और साथ ही साथ खासतौर से अगर मैं बात करूं जौनपुर की मल्हनी सीट की, तो क्या आपको लगता है एक बार फिर से लकी यादव अपना वर्चस्व कायम रख पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी सीटें जीतेंगे। हम्म। समाजवादी पार्टी का ऐसा विश्वास है, और जी। हमको लोगों पे विश्वास है। हम्म। जनता, क्योंकि जनता इनके कार्यों से, हम्म। इनके वायदों से इतना ऊब चुकी है कि जनता का अब मन नहीं है। कोरोना काल में जिस तरीके से जनता
भुखमरी के कगार पे आई, पैदल पैदल जनता चली है, ना उनके लिए कोई खाने की व्यवस्था, ना रहने की व्यवस्था, ना आने की व्यवस्था, ना जाने की व्यवस्था। इस तरीके से माहौल क्रिएट कर दिया उन्होंने, इस तरीके का माहौल बना दिया कि कोरोना काल में सरकार की तरफ से कितने कार्य हुए ये आप भी जानती हैं। और मगर हाँ, सामाजिक संस्थाएं उन्होंने बढ़ चढ़ के है ना काम किया। ये आपने देखा होगा, सड़कों पे जाके उन्होंने, जो लोग जा रहे थे उनको पानी पिलाना, खाना खिलाना, और जो भी उनसे मदद हो सकती थी उन लोगों ने की। लेकिन सरकार की तरफ से, सरकार उत्तर प्रदेश की इतनी नाकाम साबित हुई है, इतनी गिरी हुई हरकतों के साथ ये कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कि केवल ये इस वक्त जो कार्य कर रही है वो केवल बदले की भावना से कार्य कर रही है। जनता, आम जनता का इसमें कहीं पे कोई भी भला नहीं हो रहा, ना होगा। बिल्कुल दीपक जी, जिस तरीके से हमने देश भर में देखा जो किसानों का बिल ये सरकार लेकर आई, जिस तरीके से किसान खुद इस बिल को लेकर खुश नहीं थे और लगातार विरोध प्रदर्शन जो है सभी किसानों द्वारा देखने को मिला, तो क्या लगता है आप इस किसान बिल को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? देखिए साक्षी जी, आप एक बात बताइए, मैं आपसे, आपको शायद आप इतनी बड़ी जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा अकाली दल भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना, अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम का सबसे पुराना और अच्छे जो गठबंधन, मतलब बहुत अच्छे होते हैं उस तरीके से था। तो आपको पता है उन्होंने, अकाली दल ने किसान बिल के पीछे ही अपना समर्थन वापसी लिया और भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई। जब इनके खुद के लोगों के वो समझ में नहीं है किसान बिल, तो आप ये बताइए, किसानों की समझ में नहीं है तो क्या विपक्ष से इन्होंने किसी से राय ली? क्या वो बिल इन्होंने संसद में पास कराया? ना पास कराया, ना किसी से राय ली, बल्कि इन्होंने किसानों पे थोप दिया। अगर, और थोपने का मतलब है, अगर किसान का अगर इसमें होता तो किसान विरोध क्यों करता? क्योंकि किसान को पता है कि इसमें मेरा हित नहीं है, इसमें मेरा अहित है। ये तानाशाही जो इस वक्त सरकार कर रही है साक्षी जी, ये जो गरीब जनता पे जो एक वजन इतना डाल चुकी है कि गरीब जनता अब है ना सिर्फ त्राही त्राही मचा रही है। वो चाह रही है कि कब चुनाव हो और कब इस सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। दीपक जी, लगातार उत्तर प्रदेश में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। बात करूं रेप की, तो लगातार रेप के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी की घटना है, कुशीनगर में एक 9 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, 9 साल की बच्ची के साथ मैडम, जिसमें योगी आदित्यनाथ जी ये कहते हैं कि अपराधी और गलत कार्य करने वाले या तो प्रदेश से बाहर होंगे या वो ऊपर होंगे। तो आप ये बताइए कि उनके इतने कहने के बावजूद भी इस तरीके से महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ यौन शोषण और बलात्कार की जो घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, योगी जी ने कहा था कि अपराधी गले में तख्तियां बांधकर घूम रहे हैं। आपको पता होगा, जिन योगी जी ने ये कहा था, उन्हीं योगी जी की सरकार में विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों, इसमें सीओ लेवल, इंस्पेक्टर लेवल के लोग थे, उनको शरेआम मार दिया। तो वो विकास दुबे कहां गया था? वो क्यों तख्ती डाल के नहीं पहुंचा योगी जी के पास कि भाई मुझे अभी गिरफ्तार करिए? क्यों इन्होंने टॉप 10 की लिस्ट में उसका नाम नहीं लिखा था? इसलिए अगर इसका टॉप 10 की लिस्ट में नाम लिखा जाता, या ये ऊपर पहले ही होता, या ये सलाखों के पीछे होता, तो वो हमारे 8 पुलिसकर्मी ना मारे जाते। ये सब इनका दिखावा और मीडिया, जो कुछ इनके मीडिया के जो बिल्कुल, तो आप कह रहे हैं कि सरकार अपराध को काबू करने में जो है नाकामयाब साबित हो रही है? अपराध ही क्या, ये सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ को अपना इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? कि ये सरकार चलाने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। इनको सरकार चलाने का कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ पर अपराधियों का बोलबाला है। उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश में तब्दील हो चुका है। लेकिन यहाँ पर दीपक जी, जिस तरीके से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के सभी प्रॉपर्टीज पर जिस तरीके से जो ताबड़तोड़ कार्रवाई क्योंकि सरकार कर रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? जी देखिएगा, अगर कोई चीज गलत है उस पर आप कार्रवाई करिए, लेकिन द्वेष भावना की निगाह से नहीं, अपनों पे भी कीजिए। आपके भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विधायक भी बहुत, उन पर प्रॉपर्टी है, वो उसमें भी बहुत माफिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक और मंत्री हैं, क्या ये अपराधी इनमें से कोई भी नहीं है? आप ही बता दिए इनमें कोई अपराधी नहीं है। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई हो, सबके साथ समान भाव से हो। ये नहीं है कि एक तरफा कार्रवाई केवल
जो इनकी हाँ में हाँ ना कहे, केवल उनके खिलाफ हो। बिल्कुल दीपक जी, कार्रवाई होने के मैं पक्ष में हूं, लेकिन कार्रवाई सबके साथ होनी चाहिए। आप बताइएगा, ब्राह्मणों की आज की हालत उत्तर प्रदेश में कर दी है। क्या अपराधी हैं माना, लेकिन क्या सारे अपराधी ब्राह्मण ही हैं? बिल्कुल आपने सारे जिक्र किया अपराधी ब्राह्मण ब्राह्मणों हैं? का, क्या तो उन्हीं का लगातार एनकाउंटर उत्तर होगा, प्रदेश वही में जो है जेल में होंगे, ब्राह्मणों सब को कुछ लेकर उन्हीं के साथ सियासत होगा? जारी है, जहां पर आप खुद भगवान परशुराम कोषाध्यक्ष के हैं, भगवान परशुराम कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं आप खुद ही। तो जिस तरीके से सपा के ऐलान के बाद खुद बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ऐलान किया कि वो भगवान परशुराम की एक भव्य प्रतिमा बनाएंगी, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर आप? मायावती जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की बी टीम साबित हो चुकी हैं, ये जनता जान चुकी है, और आप लोग मीडिया के लोग भी सभी जानते हैं। जी। मायावती जी ईडी और सीबीआई के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के इतने अंडर प्रेशर में आ चुकी हैं कि वो अपनी असली और दिल की बात को कह ही नहीं सकती। उनकी बातों में अब कोई ब्राह्मण आने वाला नहीं है। जब ब्राह्मणों ने उनकी सरकार बनाई थी। आज मायावती जी जिस तरीके से उनका रवैया है, जो आपने देखा है कभी कोई भी घटना हो उनका कोई बयान आता है? नहीं आता। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उनपे इस तरीके से शिकंजा कस रखा है कि वो कुछ बोल ही नहीं सकती। दीपक जी, आप वर्तमान में जो है अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार 2 साल में जो है 20 साधुओं की हत्या हुई है, आप लगातार ब्राह्मण जी की समाज की बात कर रहे हैं, और हाल ही में अगर मैं बात करूं गोंडा में जिस तरीके से पुजारी को गोली मारी गई, तो उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? क्या कुछ आपने उस पुजारी को इंसाफ मिले उसको लेकर आपने क्या कुछ किया? देखिएगा, हम लगातार ब्राह्मण समाज के संगठन में और ब्राह्मणों के साथ, जहां भी ब्राह्मणों के साथ कोई भी घटना होती है या सरकार उत्पीड़न करती है, हम हर जगह खड़े होते हैं, लेकिन हमारी बात को दबाया जाता है, हमारी बात को सुना नहीं जाता। अब क्योंकि इस वक्त तो ब्राह्मणों के साथ उत्पीड़न का एक तरफा कार्रवाई चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी का लक्ष्य है कि है ना उत्तर प्रदेश को ब्राह्मण विहीन करने पर तुले हुए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। ब्राह्मण भगवान परशुराम जी के वंशज हैं, ये सदैव थे, सदैव हैं और सदैव रहेंगे जी। योगी आदित्यनाथ जी के दिमाग में ये भूल है, जब इनकी सरकार जाएगी तब योगी जी ये ब्राह्मणों पे आपने जितने जुल्म किए हैं उन सभी जुल्मों का आपको पश्चाताप करना पड़ेगा। ब्रह्म हत्या का पाप आपको लगा है, आप एक क्षत्रिय हैं, आपने ब्रह्म हत्या का जो पाप लगा है आपको देश की जनता और ब्राह्मण कभी माफ नहीं करेगा। आपको नीचे क्या कहीं ऊपर भी शायद भगवान माफ नहीं करेगा। बिल्कुल दीपक जी, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं लॉकडाउन की। जिस तरीके से देश ने लॉकडाउन का एक पूरा फेस भी पूरा जिया, जिस तरीके से आपने देखा होगा तो प्रदेश में काफी मजदूर थे जिन्होंने पलायन किया, ऐसे में काफी दिक्कतों का सामना भी उन सभी को करना पड़ा। तो आपने अपने लेवल पर किस तरीके का योगदान इन सभी की हेल्प करने के लिए किया? देखिए, हमने मथुरा जिले में जी और भी अन्य आसपास के जो जिले थे वहां पर जाकर जो लोग आ रहे थे जा रहे थे, हमने उनको आने की, खाने की, जाने की जितनी हमसे व्यवस्था हो सकती थी हम समाजवादी पार्टी के लोगों से, ब्राह्मण संगठनों से जो हमसे हो सकता था हमने वो किया। क्यों कि अगर हम सरकार में होते तो अगर समाजवादी पार्टी सरकार होती तो जनता को इतनी हम कभी समस्याएं उत्पन्न नहीं होने देते। पहले उनको उनके घर छुड़वाते, उसके बाद में है ना कुछ सोचते कि है ना अब आगे क्या करना है, लेकिन इन्होंने कभी कोई जनता के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने सीधा लॉकडाउन करने के बाद सड़कों पे जनता को छोड़ दिया कि जियो चाहे मरो, खाओ या पियो, हमको कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा पुलिस वाले किस तरीके से लाठियां बरसा रहे थे लॉकडाउन में। जो लोग अपने घर जा रहे थे बेचारे भूखे थे, घर नहीं जाते तो करते क्या, उनपे लाठियां पड़ रही हैं। सैनिटाइजर का छिड़काव इस तरीके से बैठा बैठा के उनको ऊपर कर रहे थे जैसे कोई जानवरों के ऊपर भी कोई नहीं करेगा। आपने देखा होगा जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव हुआ। अभी आपने बिहार की एक घटना देखी होगी, उसमें दुर्गा पूजा के लिए हिंदू लोग लेके जा रहे थे, वहां पर पुलिस के लोगों ने, नीतीश कुमार के लोगों ने, सरकार के लोगों ने, अधिकारियों ने, उन्होंने किस तरीके से उन पर लाठीचार्ज की थी। उसमें एक बच्चा मारा भी गया था, वह फायरिंग की थी। तो ये सरकार जहां जहां भाजपा का हस्तक्षेप है, जहां जहां भाजपा की सरकार है, जहां जहां भाजपा के समर्थन की सरकार है, वहां पर अत्याचार अनाचार के अलावा इस वक्त कुछ नहीं हो रहा। देश में अत्याचार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लूट हो रही है, चुनौती हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं।
दीपक जी, अगर बात करूं मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र की, जहां से आप खुद खड़े हैं, तो उस वहां का अगर मैं बात करूं, वहां की जो कोरोना को लेकर जो स्थिति बनी हुई है वो क्या कुछ है? वहां पर टेस्टिंग किस तरीके से की जा रही है? देखिए, गोवर्धन में मैं चुनाव लड़ने के इच्छुक हूं और श्री गिरिराज जी महाराज श्री कृष्ण भगवान ने चाहा और जी। समाजवादी पार्टी का आशीर्वाद रहा तो मैं गोवर्धन से ही चुनाव लड़ूंगा। वहां पर टेस्टिंग के नाम पर 0/0 मामला सेवा केवल कागजों में चल रही है। वहां पर जी। कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं है। जो भी वहां पर विकास कार्य कराए गए माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में कराए गए, समाजवादी पार्टी की सरकार में कराए गए, वहां पर जितना भी सौंदर्यीकरण का काम है वो सारा पैसा जिस वक्त माननीय अखिलेश यादव जी गोवर्धन में आए थे, अब सरकार थी तो उन्होंने जब मंजूर किया था, उन्होंने सब पैसा दिया था, वही कार्य चल रहे हैं। उसमें भी इनकी सरकार ने आके काफी कार्य रोक दिए हैं, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो वो उसी गति से उसी इरादों के साथ फिर पुनः दोबारा कार्य होंगे। दीपक जी, लगातार शहरी क्षेत्रों में जो कोरोना का कहर जारी था, लेकिन अब जो कोरोना है वो लगातार जो है ग्रामीण क्षेत्र में अपने पैर पसार रहा है, तो आप इसका प्रमुख कारण क्या मानते हैं? देखिएगा, इसमें प्रमुख कारण आप जो सबसे बड़ा है वो केवल यहाँ पर जो सरकार के द्वारा आदेशित या निर्देशित किए हुए अधिकारियों की लापरवाही की वजह से है। क्योंकि अगर वो सख्ती, अगर उन्होंने कुछ सख्ती की नहीं, केवल लॉकडाउन किया, लॉकडाउन खुल गया, उसके बाद में कहीं उनको डोर टू डोर टेस्टिंग करनी चाहिए। ग्रामीणों में मैंने नहीं देखा, ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पे डोर टू डोर टेस्टिंग हुई है, कहीं पे टेस्टिंग नहीं हो रही। दिल्ली में देखिएगा आप, केजरीवाल की सरकार है, वहां पर डोर टू डोर टेस्टिंग वहां पर हो रही है, वहां पे किट बराबर वो मंगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कहीं पे है, कहीं पे नहीं है मथुरा जनपद में कि डोर टू डोर टेस्टिंग हो। अगर टेस्टिंग हमारी होगी, लोगों की होगी, तो हमको पता लगा कि यहाँ पे ये है, भाई यहाँ पे है, वो एरिया सील किया जाए या उसके लिए कुछ किया। लेकिन जब टेस्टिंग ही नहीं होगी तो कोरोना तो बढ़ेगा ही। बिल्कुल दीपक जी, जिस तरीके से लगातार देश में जो है चुनावों का माहौल जारी है, तो आगे आपसे जानना चाहूंगे, आपके आगे आपकी क्या कुछ रणनीति है? 2022 में उपचुनाव होने, 2022 में चुनाव होने, तो इसको लेकर आपकी क्या कुछ रणनीति? आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, यहाँ पार्टी चाहेगी, जहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी चाहेंगे चुनाव, तो वहीं से लड़ा जाएगा। जी। जहां उनका आशीर्वाद मिलेगा वहां लड़ा जाएगा। कुछ तो आपने सोच रखा होगा, कुछ तो प्लानिंग होगी, आपकी राजनीति होगी, रणनीति होगी कुछ तो। मैं गोवर्धन या मथुरा वृंदावन से ही चुनाव लड़ूंगा जी। और कौन से मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? खासतौर से बात करूं मथुरा की, तो मथुरा के गोवर्धन में कौन से मुद्दे आपको लगते हैं जिनको लेकर आप इस बार चुनाव में खड़े होंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर हमको अपने मुद्दे जी सिर्फ हमारे विकास होंगे जो हमने अपनी समाजवादी पार्टी की सरकार में की जी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इनकी अपनी कमियां हमको बताने के लिए इतनी है कि जनता खुद इनकी कमियां देख के हमको बताएगी, क्योंकि इन्होंने इतनी कमियां। आप एक बात बताइएगा, अपराध इस तरीके से बढ़ा है उत्तर प्रदेश में, क्या जनता पे इसका असर नहीं पड़ता? जितनी भुखमरी इस बार लॉकडाउन के कारण, उससे पहले भी जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, भुखमरी, बेरोजगारी, ये मुद्दे काफी होते हैं। जनता को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी। जनता अपने लिए मांगती क्या? क्या जनता ये कहती है कि आप मेरा घर बनवा दो? नेता से क्या कहती है? घर बनवा दीजिए, ये तो नहीं कहती। क्या ये कहती है कि मेरी आप दुकान खुलवा दो? ये भी नहीं कहती। जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए सड़क, पानी, बिजली, ये चीजें की व्यवस्था होती है और अपराध पे अंकुश हो। जनता कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगती, वो भी केवल शहर के लिए और अपने गांव के लिए मांगती है। कोई अलग से अपने लिए ये नहीं कहती कि मेरा घर बनवा दो या मेरा मकान बनवा दो या मेरी दुकान खुलवा दो। वो केवल भाई नेता को वोट देती है, किस लिए देती है? कि उसका शहर सुंदर बने, उसकी सड़कें अच्छी बने, जिससे कि उसको आने जाने में परेशानी ना हो, उसके यहाँ पानी स्वच्छ हो, उसके यहाँ पे बिजली अच्छी आए। यही तो जनता को चाहिए। जनता भाई नेता को वोट देती है, उसको अपने लिए थोड़ी बेचारी कुछ मांगती है। वो तो केवल अपने गांव के लिए, अपने शहर के लिए मांगती है, वो भी नेता नहीं दे पाते। बिल्कुल दीपक जी, आखिर में जाते जाते आपसे एक सवाल, आप आरए न्यूज के व्यूअर्स के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे सिर्फ ये कहना है कि आपके चैनल के लिए इसको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिल से, हृदय से। मैं इसको अपनी गहराइयों से इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और साथ में ये भी कहता हूं कि बिल्कुल जब भी आप किसी की, चाहे मेरे बारे में चलाए या किसी पार्टी के बारे में, निष्पक्ष खबर दिखाइए। आप दिन प्रतिदिन आपका चैनल बहुत आगे बढ़ेगा, ये मेरी शुभकामना है। जी बिल्कुल,
शुक्रिया दीपक जी। तो कहते हैं कि राजनीति में हिस्सा ना लेने का मतलब होता है कि अयोग्य व्यक्ति आप पर राज करता है, और शायद यही वजह है कि दीपक गौड़ जी राजनीति में आए और यह निश्चय किया कि जनता की सहूलियत को लेकर जो भी योजनाएं ऊपर से आती हैं वो सीधे जनता तक पहुंचाए सके, हरा ब्लॉक के साथ साथ मथुरा का विकास हो सके। और शायद यही वजह है कि मथुरा की जनता ने उन्हें इतना प्यार दिया और इतना सहयोग दिया। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक गौड़ जी आपका आर्य न्यूज के साथ बनने के लिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।